हेलो एवरीवन, माय नेम इज ममता गोयल। आज मैं आपको क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर कराऊंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड्स के एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड, डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की डिमांड्स होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, कि कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके द्वारा, जो फैक्टर होते हैं, डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिमांड। व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है, क्या समझते हैं आप डिमांड से। डिमांड मतलब नॉर्मल व्यक्ति कहता है कि मेरे को वो कुछ चीज लेने की इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि उस चीज को लूं। तो जो चीज वो परचेज करना चाहता है उसी को नॉर्मल वे में वो डिमांड मानता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड नहीं कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड किसको कहा जाता है? It refers to that quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy at its different price during a period of time। यानी किसी कॉमोडिटी की, इट रेफर टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि आप लेना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी आप उसमें लेना चाहते हैं। विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, कंज्यूमर उसको विलिंग भी कर रहा है, यानी वो उस क्वांटिटी को लेना भी चाहता है, एंड एबल, और वो उसे लेने के योग्य भी है, यानी उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो उसको खरीद सकता है, उसके पास इतना मनी है कि वो उसको खरीद सकता है, उसकी इच्छा होने के साथ साथ उसके पास एबिलिटी भी है। टू बाई एट इट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस से मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अलग अलग प्राइस पर। यदि उस वस्तु का प्राइस कम या ज्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति उसको फिर भी खरीदना चाहता है या खरीद सकता है, विलिंग भी है और एबल भी है, डिफरेंट प्राइस पर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम पर। क्लियर है? तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या देखेंगे, सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट क्या होगा, विलिंग और एबल में, क्वांटिटी, विलिंग एंड एबल, एंड पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट प्राइस। तो विलिंग एंड एबल में मतलब क्या हुआ, यदि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, सपोज कोई वस्तु आपकी 100 रुपए की है, एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी वो 100 रुपए की है, लेकिन आपके पास पॉकेट में कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं, तो क्या आप उसे खरीद सकेंगे? आपकी लेने की इच्छा तो है, तो क्या आप उसे खरीद सकेंगे? नहीं। आपके पास विलिंग तो है, विलिंगनेस तो है, एबिलिटी नहीं है। यदि आपके पास 100 रुपए होंगे तो विलिंगनेस के साथ साथ आपको उसकी एबिलिटी भी हो जाएगी, आप उसको खरीदना भी चाहेंगे और आप उसके एबल भी हो जाएंगे एट ए डिफरेंट प्राइस, यानी उसके प्राइस 80 हो जाए, 70 हो जाए या 100 हो जाए, तो आप उस डिफरेंट प्राइस पर खरीद सकेंगे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी जिस टाइम में उसका प्राइस चेंज हो रहा है या जिस टाइम में प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है या बेचना चाह रहा है, उस समय में आप उसे खरीदना चाहते हैं, यानी आपकी इच्छा है कि उस 100 रुपए में आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो इसमें मेन चीज क्या हुई, क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, डिफरेंट प्राइस, एंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एक प्रोड्यूसर है जो कार प्रोड्यूस करता है और उसके पास 10 लाख रुपए की कार है, 10 लाख की कार है, तो वो कुछ व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप इस कार को लेना चाहते हैं। तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं यस, हम लेना चाहते हैं, आप और हम भी बोल सकते हैं वो लेना चाहते हैं। तो वो कहता है ठीक है, आप 10 लाख डिपॉजिट कर दीजिए, मैं आपको इसको सेल आउट कर दूंगा आफ्टर 1 वीक। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, हम इसको लेना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसकी एबिलिटी नहीं है। तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड कब होगी, जब वो लेना चाहते हैं और उनके पास उतना रुपया भी है कि वो उसको परचेज कर सके। विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं एबिलिटी है तो विलिंगनेस भी है। कुछ मतलब रिच पीपल होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो उस कार को परचेज कर सकते हैं। यदि प्रोड्यूसर उससे पूछेगा कि क्या आप कैन यू परचेज दिस कार, तो वो कह सकते हैं यस वी कैन, हाँ वो एबल है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन जब वो कहेगा कि ठीक है आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए और हम आपको सेल आउट कर देंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम खरीद तो सकते हैं लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते हैं, तो तभी भी वो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड के लिए विलिंगनेस, एबिलिटी, क्वांटिटी, पीरियड ऑफ टाइम सभी का होना बहुत जरूरी है। पीरियड ऑफ टाइम में यानी आप किस पीरियड ऑफ टाइम में उसको परचेज कर रहे हैं
और सेलर किस टाइम में उसको सेल आउट कर रहा है, उस टाइम में उसकी कितनी कीमत है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी विलिंगनेस है और कितनी एबिलिटी, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम डिमांड को फाइंड आउट करें। क्लियर है? अब एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, हमने चार अभी पीछे ही चार बातें पढ़ी हैं, वो चारों जो हमने अंडरलाइन की थी वही चारों हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले क्या होगा आपका, क्वांटिटी, कि हम कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, किसी भी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। नंबर 2 पे होगा आपका विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय, कि उस वस्तु की खरीदने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम कितने एबिल हैं उसको परचेज करने के लिए। ईच पॉसिबल प्राइस, कि किसी भी पॉसिबल प्राइस पर, उसके प्राइस कम होते हैं, कार का लेते हैं तो 8,000, 9,000, नहीं 8 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख या 11 लाख, किसी भी प्राइस पर हम ले सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, कि जितने पीरियड ऑफ टाइम में उसने बताया है कि मैं इसमें प्रोड्यूस करूंगा और सेल आउट करूंगा, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में 1 ईयर, 1 मंथ, 6 मंथ, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो परचेज करना चाहता है विलिंगनेस और एबिलिटी के साथ, तो वो डिमांड होंगी। तो ये सभी इसके पॉइंट्स होंगे, क्वांटिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय, ईच पॉसिबल प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये सब क्या होंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 होगा डिमांड लिंक टू द प्राइस। डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम किसको करेंगे, प्राइस को। डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राइस, कि इसका प्राइस क्या है। Demand of a consumer for a particular commodity is always linked to its price. The demand of the consumer change with the change in the price of the commodity. यानी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी, जो डिमांड होती है कंज्यूमर की किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए, एक कॉमोडिटी के लिए, इट ऑलवेज लिंक इट्स प्राइस, इसके प्राइस पर लिंक्ड करती है। मीन क्या हुआ इसका, कि प्राइस के साथ साथ डिमांड लिंक करती है। प्राइस घटते हैं तो क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ते हैं और तो डिमांड घट जाती है। यानी प्राइस के इंक्रीमेंट होने से क्या होगा, यदि इंक्रीज हो जाते हैं तो ये क्या होती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर चेंज विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंजेस के साथ साथ डिमांड में भी चेंज आ जाता है। तो ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई, कौन सी, डिमांड लिंक टू द प्राइस, कि डिमांड किससे लिंक होता है, प्राइस से लिंक होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, डिमांड लिंक टू द टाइम पीरियड, किससे लिंक होता है, टाइम पीरियड से। पहला किससे लिंक था हमारा, प्राइस से, दूसरा क्या हुआ हमारा, टाइम पीरियड से। डिमांड इट ऑल्सो लिंक टू द टाइम पीरियड अलोंग with price, because there may be a situation where at the same price consumer demand may change depending upon the time period. डिमांड किससे लिंक होती है, टाइम पीरियड से, किसके साथ साथ, प्राइस के। यानी डिमांड प्राइस के साथ साथ टाइम पीरियड से भी लिंक होती है। क्यों, क्योंकि देयर में बी ए सिचुएशन वेयर एट द सेम प्राइस, की एक ही प्राइस होने पर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो सकती है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, डिमांड फॉर वार्म क्लॉथ इज मोर एट विंटर। यदि हम वार्म क्लॉथ खरीदने जाते हैं, विंटर सीजन है और वार्म क्लॉथ खरीदने जाते हैं, तो हम उसे किसी भी हायर प्राइस पर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि हम समर में जाते हैं और विंटर मतलब वार्म क्लॉथ वहां पर सेल आउट होते हैं, तो क्या हम उसे खरीदना पसंद करेंगे, क्या हम उसे लेना चाहेंगे, नहीं। तो विंटर में क्या होता है, टाइम क्या है, विंटर। विंटर में हम वार्म क्लॉथ हायर प्राइस पर भी खरीद लेंगे, लेकिन यदि समर में वार्म क्लॉथ दिखाई भी देंगे तो हम उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो समर में ज्यादा परचेज किए जाते हैं, और रेन कोट हो गया हमारा, और अम्ब्रेला हो गया, ये सब हम कब खरीदना चाहेंगे, कब परचेज करना चाहेंगे, रेनी सीजन में। इसलिए टाइम पीरियड का भी इस पर इफेक्ट होता है। डिमांड लिंक टू द टाइम पीरियड, पहला हमने बताया डिमांड लिंक टू द प्राइस एंड डिमांड लिंक टू द टाइम पीरियड। क्लियर? अब आ गया आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन एक व्यक्ति की डिमांड, मार्केट डिमांड मीन 2 व्यक्ति की या उससे ज्यादा की डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड को। इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी
which a particular consumer is willing and able to buy the commodity at the given price during a period of time. जैसे कि मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन में बताया था कि इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी विच ए पर्टिकुलर कंज्यूमर इज विलिंग, जिसको एक कंज्यूमर खरीदने की इच्छा रखता है और एबल है, बाय द कमोडिटी एट द गिवन प्राइस और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या आएगा आपका? कंज्यूमर। जो इसमें आ गया आपका ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर, जो ये आपका तो पर्टिकुलर कंज्यूमर, इसमें विशेष चीज क्या होगी आपकी? पर्टिकुलर कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति की डिमांड, यानी ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक व्यक्ति जो डिमांड करता है किस पर? वो सभी कंडीशन पर जो डिमांड की होती है। मीन टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विलिंग एंड एबल एट द गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a particular consumer is willing and able to buy the commodity at the given price during a period of time। यानी एक व्यक्ति की जो डिमांड की जाती है, डिमांड की सभी शर्तें पूरी करते हुए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी इंडिविजुअल डिमांड। अब आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसे करेंगे हम? सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी किसी एक वस्तु के क्या प्राइस है, उसी के आधार पर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी की प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी वस्तु की डिमांड की जा रही है, कितनी यूनिट की डिमांड की जा रही है, QDX। सबसे पहले हमने प्राइस लिया, प्राइस क्या है हमारा? 1 है। तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो हमारी होगी 4, यानी 1 रुपए का। ये मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक मार्कर 1 रुपए का है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 4 मार्कर की डिमांड की जा रही है। यदि हमारे मार्कर के प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो जाते हैं, 2 रुपये हो जाते हैं, तो मार्कर की डिमांड घटकर, प्राइस बढ़ने के कारण मार्कर की डिमांड घटकर कितनी हो जाएगी आपकी? 3। फिर प्राइस बढ़कर आपके क्या हो जाते हैं? 3 रुपये। तो क्वांटिटी जो डिमांड की गई वो आपकी घटकर क्या हो जाएगी? 2 रुपये, 2 यूनिट सॉरी। और जब उसकी मार्कर की प्राइस बढ़कर 4 रुपये हो जाते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 1 रह जाती है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रहे हैं, कि जैसे जैसे हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं, 1 से कहाँ गए? 2 पे, तो वैसे वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। 1 से 2, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 रह गए। तो प्राइस के बढ़ने पर हमारी क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और प्राइस के घटने पर हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर? तो इसमें क्या रिलेशन हो रहा है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमारा क्या रिलेशन हो रहा है? इनवर्स रिलेशन। कौन सा? इनवर्स रिलेशन। क्लियर? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक व्यक्ति का डिमांड शेड्यूल होता है। शेड्यूल से मतलब जिसे हम टेबल के रूप में फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है? जो हमारा प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो डिमांड करी गई है उसको हम एक डायग्राम के रूप में, कर्व के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको लिया हमने। ये 0x, OX अक्ष पर हमारा क्या है? डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, कितनी डिमांड हम कर रहे हैं।
और ओ वाई एक्स पर क्या होगा हमारा प्राइस पी। अब इसमें देखेंगे हम प्राइस के घटने या बढ़ने पर हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है। एक लिया, दो लिया, तीन, चार, 1 रुपी, 2 रुपी और 3 रुपी, 4 रुपी, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से यहाँ पे लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हमने क्या लिया था कि हमारा जो वस्तु का कमोडिटी का प्राइस था वो कितना था हमारा 1 रुपी। 1 रुपी पे हमने कितनी डिमांड की थी, कितनी यूनिट्स की डिमांड की गई थी मार्केट की 4। कितनी डिमांड की गई थी 4। उसके बाद हमने 2 रुपी, जब प्राइस बढ़कर 2 रुपी हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है हमारी 3। कितनी हो जाती है 3। इस पर हमारी 4 थी और इस पर हमारी 2 रुपी पे हो गई हमारी 3। इसके सामने और इसके सामने रखेंगे। जब हमारी प्राइस बढ़कर 3 रुपी हो जाते हैं तो हमारी डिमांड कितनी रह जाती है घटकर 2। और जब हमारे प्राइस बढ़कर 4 रुपी हो जाते हैं तो हमारी डिमांड कितनी हो जाती है 4 रुपी। कितनी हो जाती है 4 रुपी पर हमारी डिमांड कितनी रह जाती है 1। ओनली 1 क्वांटिटी की डिमांड हम करते हैं। तो हम ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं इसको हम जोड़ देंगे। तो जो हमारी ये लाइन आई है ये क्या कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कहलाएगा ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर है क्या कहलाएगा ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सबसे पहले हम ओ एक्स पर क्या लेंगे डिमांड, ओ वाई पर हम लेंगे प्राइस। प्राइस में क्या हुआ 1, 2, 3, 4, यानी 1 रुपी पर हमारी कितनी डिमांड थी 4 यूनिट की डिमांड थी, 4 मार्कर्स की डिमांड थी। जब हमारे प्राइस बढ़कर 2 रुपी हो जाते हैं तो हमारे मार्कर की डिमांड घटकर कितनी रह जाती है 3। और जब हमारे प्राइस बढ़कर 3 रुपी हो जाते हैं तो डिमांड भी घटकर 2 रुपी रह जाती है। और प्राइस के 4 रुपए हो जाने पर 4 रुपी हो जाने पर हमारी डिमांड घटकर 1 यूनिट रह जाती है। और जब हम इन बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो ये हमारा आईडीसी यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाता है। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने बताया था आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो अब क्या है अब आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होगा इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय द कमोडिटी एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा उसमें ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आपको क्या करना है इसमें विशेष चीज क्या हुई है आपके उसमें क्या था एक कंज्यूमर की हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होगा ऑल कंज्यूमर्स, 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूमर्स की जो डिमांड होगी उसको सम अप करके जो हमारी डिमांड बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे मार्केट डिमांड। और डिमांड की सभी जो एलिमेंट्स से उन सबको फुलफिल करते हुए। अब आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले हमने क्या लिया प्राइस। प्राइस हमने वही रखे 1। प्राइस क्या है हमारे 1, 2, 3 एंड 4। अब क्वांटिटी डिमांड ये क्या है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। ये क्या है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये क्या है हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी का प्राइस क्या है पी एक्स। और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी यानी कंज्यूमर ए के द्वारा कितनी क्वांटिटी की डिमांड की गई इन प्राइस पर 1, 2, 3, 4 पर। क्लियर। जब हमारी कमोडिटी का मार्कर का प्राइस 1 रुपी था तो जो हमारा कंज्यूमर था उसने डिमांड कितनी की थी 4। जब प्राइस इंक्रीज होकर 2 रुपी हो जाते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होकर 3 हो जाती है। जब प्राइस इंक्रीज होकर 3 रुपी हो जाते हैं तो उसकी डिमांड की क्वांटिटी कितनी रह जाती है कितनी यूनिट्स करता है वो ओनली 2।
उसके बाद 1, यदि 4 रुपये हो जाती है मार्कर का प्राइस तो 1 ही वो डिमांड करता है। इस तरह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी बाय कंज्यूमर बी। अब ये क्या करता है, यदि 1 रुपए की प्राइस रहता है तो वो 5 यूनिट को परचेज करना चाहता है, कौन, कंज्यूमर बी। अब 2 रुपये इंक्रीज होने पर, 1 से 2 इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, डिक्रीज होकर 4, और इंक्रीमेंट किसमें होता है, प्राइस में, 2 से 3। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो कितनी रह जाती है आपकी, 3। और लास्ट में 4 रुपये हो जाने पर कंज्यूमर बी की डिमांड ओनली 2 रह जाती है। कितनी रह जाती है, 2। अब क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्लस बी, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की यदि डिमांड को प्लस कर दिया जाए तो हमारी क्या निकल जाएगी, मार्केट डिमांड। क्या निकलेगी, मार्केट डिमांड। तो 4 + 5 कितना हुआ हमारा, 9। 3 + 4 कितना हुआ, 7। 2 + 3 कितना हुआ, 5। 1 + 2 कितना हुआ, 3। 1 + 2 कितना हुआ, 3। ये देखो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा देते हैं। 4 + 5, 3 + 4, 2 + 3 और 1 + 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व के लिए फिर वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ एक्स और वाई। ओ एक्स पे हमारी डिमांड है, मार्केट डिमांड, और ओ वाई एक्स पर हमारा क्या है, प्राइस। मार्केट डिमांड हमारी 9 थी लास्ट, तो हम यहाँ पे 9 पॉइंट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये है हमारा, और ये हो गया आपका 9। यार अब हम प्राइस देखेंगे। प्राइस में 1, 2, 3 एंड 4। जब हमारा हमारा प्राइस कितना था, 1, 1, 2, 3 और 4। जब हमारा प्राइस था 1 रुपये, तो मार्केट डिमांड कितनी थी हमारी, 4 + 5 मीन 9। कितनी थी हमारी, 9। उसके बाद जब हमारा प्राइस 2 रुपये हो जाता है, 1 रुपये से इंक्रीमेंट होके 2 रुपये हो जाता है, तो हमारी डिमांड कितनी रह जाती है, 7, ओनली 7। कितनी रह जाती है, 7। और उसके बाद यदि प्राइस डिक्रीज होकर 7 रह जाती है, जब हमारा प्राइस 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाता है, तो डिमांड हमारी डिक्रीज होकर कितनी रह जाती है, 5। कितनी रह जाती है, 5। उसके बाद डिमांड और कम होने पर, प्राइस और कम होने पर हमारी जो डिमांड होती है वो और डिक्रीज हो जाती है। यानी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्राइस के घटने पर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। ये क्या हो गया हमारा, मार्केट डिमांड कर्व, एमडीसी। क्लियर है। मार्केट डिमांड कर्व में सबसे पहले हम ओ एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, डिमांड लेंगे, कितनी यूनिट्स की हमने डिमांड की है, और ओ वाई पर हम प्राइस लेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है हमारी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और फिर ये हमारा डिमांड कर्व मिल जाता है। अब आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड।
कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसके द्वारा डिमांड इफेक्ट होती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड्स, कि इंडिविजुअल डिमांड्स को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड मीन कौन कौन से आपके डिमांड जो होती है जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करती है, और कौन कौन से फैक्टर हैं आपके जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहले लेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। ये है ना आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। इसमें क्या होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, किसी भी कॉमोडिटी को प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। प्राइस से क्या होता है, हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। कभी भी हम मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे ना, सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं। फिर दूसरा होगा हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम क्या है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारी किसी वस्तु की प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन है, कि वो इंक्रीमेंट हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहले हमने बताया था आपको प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस होता है वो किस तरह से डिमांड को इफेक्ट करता है। Price is the important factor to affect the demand. When you go to the buy the things, firstly you see the price. When price increase of a commodity, demand decrease, and when price decrease of a commodity, demand increase. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या बताया गया है, प्राइस। प्राइस क्या करता है, हमारी डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, मेन फैक्टर बताया गया है। जब भी कभी भी आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप उसका प्राइस देखेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होता है, यानी नॉर्मल प्राइस से यदि प्राइस इंक्रीज हो जाता है किसी कॉमोडिटी का, तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो। और व्हेन प्राइस डिक्रीज, और यदि उसका प्राइस कम मिलता है आपको किसी कॉमोडिटी का, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हो। इनवर्स रिलेशन एक्सिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट कॉमोडिटी। देखो जैसे कि आप यहाँ पे लेते हैं प्राइस लिया है, ये है हमारा प्राइस और ये है हमारी डिमांड, किसी कॉमोडिटी की डिमांड। यदि हमारा प्राइस इंक्रीज करता है किसी भी नॉर्मल वे से, यदि हमारा प्राइस इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। प्राइस इंक्रीज होगा, अभी हमने आपका मार्कर का एग्जांपल लिया था, यदि हमारे मार्कर का प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो हम उसकी डिमांड डिक्रीज कर रहे थे, और यदि हमारे उस मार्कर का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्राइस क्या है हमारा, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिमांड डिपेंडेंट है। प्राइस क्यों इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस का जो इफेक्ट है वो डिमांड के घटने या बढ़ने से प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और प्राइस के घटने या बढ़ने से, इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए प्राइस क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट हुआ, और जो डिमांड हुई है वो हमारी डिपेंडेंट हुई है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या होंगे, प्राइस फॉर द गिवन कॉमोडिटी इज आल्सो इफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। जो डिमांड होती है, डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी इज आल्सो इफेक्टेड, जो हमारी किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड होती है वो इफेक्टेड होती है किससे, जो हमारे रिलेटेड गुड्स होते हैं उसकी चेंज होने से। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगे हमारे, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट्स। यानी सब्स्टिट्यूट वो गुड होंगे जो हमारे एक के स्थान पर हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी, माजा एंड फ्रूटी। यानी यदि हमें किसी कारण से टी नहीं मिलती तो हम कॉफी से काम चला सकते हैं, इस तरह से माजा नहीं मिलता तो हम फ्रूटी से। कोक और पेप्सी का भी एग्जांपल इसमें दिया जा सकता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी लाइक टी, यदि एक कॉमोडिटी है हमारी चाय, उसका यदि प्राइस बढ़ जाता है
तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर कॉमोडिटी, तो हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा, हमारे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी लाइक टी, यदि हमारे टी का प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी लाइक टी, यदि टी की जो हमारा प्राइस है डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से हमारी जो कॉफी की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी इसमें क्या हुआ, हमारा टी के प्राइस में और कॉफी की डिमांड में हमारा कौन सा रिलेशन है, बताइए। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी, यदि चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। यदि हमारा चाय का प्राइस बढ़ा, यदि चाय का प्राइस आपका टी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की डिमांड तो हमारी कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है और टी का प्राइस डिक्रीज होने से हमारी कॉफी की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब टी का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें हमारा कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब सीधा सीधा, क्योंकि टी के प्राइस के बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, टी के प्राइस के कम होने से कॉफी की डिमांड कम हो रही है। क्लियर है। अब आया आपका जो हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहला हमारा कौन सा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट्स लाइक बाइक एंड पेट्रोल, मार्कर एंड इंक। यानी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे बाइक और पेट्रोल। पेट्रोल के बिना बाइक नहीं चलेगी और बाइक के बिना पेट्रोल, ये दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे। मार्कर, मार्कर क्या इंक के बिना चलेगा, और यदि मार्कर नहीं हुआ तो इंक का क्या यूज होगा। तो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ द मार्कर राइजेस इट डिमांड विल बी फॉल। यानी यदि मार्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या मार्कर की डिमांड क्या होगी आपकी, जो मैंने बताया था आपको, उसकी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल, एंड इफ द प्राइस ऑफ द मार्कर फॉल्स इट्स डिमांड विल राइज एंड ऑल्सो विल राइज द डिमांड ऑफ द इंक। यानी इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बताइए। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये मार्कर के आपके प्राइस हैं, एमपी मार्कर प्राइस, और डिमांड किसकी है, इंक की डिमांड। यदि आपकी मार्कर का प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्कर का प्राइस इंक्रीज होने पर मार्कर की डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जब मार्कर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर द इंक ऑल्सो फॉल, तो ये भी कम हो जाएगी। इसी तरह से मार्कर का प्राइस डिक्रीज होने पर क्या होगा, मार्कर का जब प्राइस डिक्रीज होगा तो मार्कर की डिमांड इंक्रीज होगी, और मार्कर की डिमांड इंक्रीज होने पर हमारी इंक की डिमांड भी, सॉरी सॉरी, मार्कर का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होने से इंक की डिमांड कम हो जाएगी, और मार्कर का प्राइस डिक्रीज होने पर उसकी मांग क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और इसके इंक्रीज होने के साथ साथ जो आपकी इसकी डिमांड होगी वो हमारी इंक्रीज होगी। मार्कर का प्राइस इंक्रीज होने पर इंक की डिमांड डिक्रीज होगी, और मार्कर का प्राइस डिक्रीज होने पर इंक की डिमांड इंक्रीज होगी। यानी इसमें कौन सा रिलेशन होगा हमारा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो ये जो रिलेशन मैं बता रही हूँ आपका वन मार्क के क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू के जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें किसी की भी डिमांड आपको बताकर, डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताकर आपको बताना होगा कि वहां पर किस रिलेशन को वो इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। अब आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले हमने क्या लिया था आपका, थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इंडिविजुअल डिमांड है उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल डिमांड पर हमारा किसका इफेक्ट पड़ेगा, इनकम का। यानी किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसका भी इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है। चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट गुड्स, अलग अलग चीजों की डिमांड का पर जो व्यक्ति की इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है उसके चेंज होने का प्रभाव पड़ता है। डिफरेंट गुड्स यानी अलग अलग गुड्स का पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है इनकम के चेंज होने पर। यदि इनकम कम होती है तो जो डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं उसका इफेक्ट भी अलग अलग होता है। अब आप पूछेंगे डिफरेंट गुड्स क्या होते हैं। डिफरेंट गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स को अच्छी क्वालिटी की गुड बोल देंगे और इंफीरियर गुड्स हो गया थोड़ी सी लो क्वालिटी की गुड्स होगी। नॉर्मल गुड्स क्या होगी, अच्छी क्वालिटी की गुड्स हो गई, और इंफीरियर गुड्स होगी थोड़ी लो क्वालिटी की। जैसे इफ द गिवन क्वांटिटी इज नॉर्मल गुड्स लाइक बासमती राइस, then an increase in the income led to the rise in this demand, while a decrease in the income reduced the demand। यानी जब हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे। जैसे कि राइस के उसमें एग्जांपल लेते हैं कि हम बासमती राइस खरीदेंगे, या कोई भी चीज होगी जो भी कॉमोडिटी होगी हम उसे अच्छी क्वालिटी की खरीदेंगे, नॉर्मल टाइप्स की गुड्स खरीदेंगे यदि हमारी इनकम इंक्रीज होगी। और यदि हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, इनकी इनकम डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। जैसे प्राइस, नहीं इनकम लेंगे, इनकम और डिमांड। डिमांड किसकी है, नॉर्मल गुड्स की। डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड जो नॉर्मल गुड्स की होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यदि आपकी इनकम यदि आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी। तो आप क्या करेंगे उसको, इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज किसकी, नॉर्मल गुड्स की। और यदि आपकी इनकम लो हो जाएगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम कर देंगे। इसी तरह से इफ द गिवन गिवन कमोडिटी इज एन इंफीरियर, यदि आपकी लो क्वालिटी की आपकी गुड्स होंगे, लाइक आपके कोर्स राइस कैसा होता है, मोटा चावल। एक बासमती चावल हो गया, एक आपका मोटा चावल हो गया। बासमती राइस क्या होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। यदि कोर्स राइस होगा, मोटा चावल होगा, तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। कब, जब हमारी नॉर्मल जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी। और जब हमारी इनकम क्या होगी, इंफीरियर गुड्स के बिहाफ पर हमारा क्या होगा, जो कोर्स राइस होंगे उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। देन इफ द गिवन कॉमोडिटी इज एन इंफीरियर, यदि हमारी गिवन कॉमोडिटी इंफीरियर है, कॉस्ट राइस है, देन एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने पर रिड्यूस द डिमांड, हम इनकी डिमांड कम कर देंगे। मोटा चावल क्यों खरीदेंगे, यदि हमारी इनकम अच्छी होगी तो। वाइल अ डिक्रीज इन इनकम लेड टू द राइज ऑफ द डिमांड, और यदि हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अब इसको यहाँ देखते हैं, प्राइस ले ले, इसकी इनकम, इनकम लिया हमने, इनकम, और दूसरा क्या लिया हमने, डिमांड। डिमांड किस चीज की, इंफीरियर गुड्स की, तो हम ले लेते हैं वाई। तो इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, यहाँ भी वाई कर लेते हैं, ये इनकम है। क्लियर, इनकम हमारी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होने पर जो हमारी लो क्वालिटी की डिमांड होती है वो कम हो जाती है। यदि हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो लो क्वालिटी की जो डिमांड होगी, जो इंफीरियर गुड्स होंगे उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। यानी इनकम और इंफीरियर गुड्स के क्या रिलेशन होते हैं हमारे, इनवर्स रिलेशन। और इसमें कितना क्या रिलेशन होगा हमारा, इनकम और नॉर्मल गुड्स में, इनकम और नॉर्मल गुड्स में हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्या होगा हमारा, डायरेक्ट रिलेशन।
क्लियर है? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यदि हमारी नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा कि इनकम बढ़ने पर हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे और इनकम कम होने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम कम करेंगे। इसी तरह से इंफीरियर गुड्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यदि हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जो इंफीरियर गुड्स होंगे उसकी डिमांड कम कर देंगे। यदि यदि हमारी इनकम लो होती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। यानी इनकम के बढ़ने पर डिक्रीज होगी हमारी डिमांड, और इनकम के डिक्रीज होने पर जो हमारी डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? इंफीरियर गुड्स की। यानी इसमें क्या होगा, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। अब आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का फोर पार्ट में क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी डिमांड पर इफेक्ट होता है। कैसे? द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज आल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यदि कोई व्यक्ति का टेस्ट जो होता है और प्रेफरेंस यानी रुचि, टेस्ट स्वाद और रुचि जो जिस चीज में होती है वो उसको प्रीफर करता है, यानी वही चीज वो लेना चाहता है। और टेस्ट और प्रेफरेंस का उसकी किसी भी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस, किस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? बाय द एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपको लगता है हमें ये चीज लेनी चाहिए। चेंज इन द फैशन, फैशन में कोई चेंज आता है, क्लाइमेट में कोई चेंज आता है, या न्यू इन्वेंशन, कोई नई चीज इन्वेंट होकर आती है। तो आप चाहते हैं ना, जैसे फोन होता है, फोन में कोई फीचर चेंज होता है तो आप उसको लेना चाहेंगे। तो टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, डिमांड चेंज हो जाती है। यदि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और टेस्ट और प्रेफरेंस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यानी कोई भी कंज्यूमर उस वस्तु की, उस कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर देगा जिसको क्या करता है, जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा और प्रेफरेंस होगा, जिसको वो लेना चाहेगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी। यानी इसका क्या होता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे लेंगे, ये ले लिया हमने टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी, और यहाँ ले लिया हमने डिमांड। यदि किसी व्यक्ति का किसी चीज के प्रति टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि किसी व्यक्ति का उस वस्तु के, कॉमोडिटी के प्रति उसका टेस्ट कम हो जाता है, यानी उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है किसी भी कारण से, एडवर्टाइजमेंट के कारण, उसमें देखकर, चेंज इन फैशन के कारण, क्लाइमेट के कारण, या न्यू इन्वेंशन के कारण, यदि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस कम हो जाता है तो वो उस वस्तु की, उस कॉमोडिटी की डिमांड भी कम कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का और डिमांड का हमारा कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इससे पहले हमने बताया था आपका इनकम ऑफ ऑफ द कंज्यूमर, इसका क्या रिलेशन है? यदि नॉर्मल गुड्स में लेते हैं, नॉर्मल गुड्स में हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, और इंफीरियर गुड्स में हमारा कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं तो इनवर्स रिलेशन होगा, और यदि हम सब्सटीट्यूट गुड्स लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्लियर है? अब लेते हैं लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने के जो लास्ट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी के प्राइस की चेंज होने की एक्सपेक्टेशन, यानी उसका इंक्रीज होगा प्राइस या डिक्रीज होगा। इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, यदि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पीपल्स क्या करेंगे, पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कॉमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। नॉर्मली जो बाय करते हैं उससे ज्यादा वो बाय करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखते थे कि बीच में लॉकडाउन लगने की जैसे संभावना हुई थी कोरोना काल में, तो उसमें क्या हुआ था कि उनको लगा कि इन वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में वो क्या करते हैं, उस टाइम में वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। There exists a direct relationship between expectation of change in price in future and change in demand in current period.
यानी करंट पीरियड में यदि क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फ्यूचर में उसकी डिमांड कम होगी, यानी प्राइस कम होंगे, तो क्या करते हैं, प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से लेते हैं, ये आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, किसकी, प्राइस की, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। और यहाँ हमने ले ली डिमांड। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, यदि आपको लगता है फ्यूचर में किसी वस्तु की जो प्राइस है बढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट में आप क्या करेंगे, डिमांड प्रेजेंट की, ये एक्सपेक्टेशन किसकी है, फ्यूचर की, फ्यूचर में जो प्राइस की एक्सपेक्टेशन है ये तो वो इंक्रीज हुए हैं, तो डिमांड प्राइस जो होगी हमारी प्रेजेंट की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से फ्यूचर में यदि एक्सपेक्टेशन होंगे कि आपकी डिमांड, उसके प्राइस कम हो सकते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके नेक्स्ट वीक आप इसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो आप एट प्रेजेंट क्या करोगे, उसकी डिमांड कम करेंगे ना, कि नेक्स्ट वीक ही ले लेंगे। और यदि आपको लगेगा कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, कि नेक्स्ट वीक इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो प्रेजेंट में आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कि नेक्स्ट वीक इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, इसको आज ही परचेज कर लेते हैं। तो जो फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन प्राइस है और डिमांड प्रेजेंट की है, उसमें कौन सा रिलेशन होगा आपका, डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है। तो हमारे ये सब डिटर्मिनेंट्स किसके थे, इंडिविजुअल डिमांड के। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, जो आपके डिटर्मिनेंट्स है वो इंडिविजुअल डिमांड्स के, वो मार्केट डिमांड के भी हो सकते हैं। जो मार्केट डिमांड्स के आपके डिटर्मिनेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल डिमांड्स के नहीं होंगे, वो केवल मार्केट डिमांड में ही हम उसको यूज करेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल डिमांड्स के हमारे डिटर्मिनेंट्स है, 5 डिटर्मिनेंट्स है, उसको हम मार्केट डिमांड्स की क्वालिटी में भी, डिटर्मिनेंट्स में भी लिख सकते हैं। अब आगे आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, किसके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड। सबसे पहले आ गया आपका पॉपुलेशन साइज, दूसरा क्या होगा आपका सीजन एंड द वेदर, तीसरा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो कितने हैं इसके डिटर्मिनेंट, 3। और इसमें हम 5 प्लस करके वो भी 5 इसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से, जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं उसको हम मार्केट डिमांड्स की कैरेक्टरिस्टिक में या डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड में 3 + 5 इंडिविजुअल को प्लस कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड में हम मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेज द मार्केट डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन बढ़ने पर क्या होगा, मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। वाइल द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। अब ये देखते हैं हम पॉपुलेशन, ये हमारी पॉपुलेशन और ये है हमारी डिमांड। आप ये देखिए, यदि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमारी मार्केट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज ही होगी ना, कम थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि जितने व्यक्ति होंगे, जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे। इसी तरह से यदि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन और डिमांड में हमारा कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट मार्केट डिमांड में सबसे पहला क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज और डिमांड में हमारा कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने पर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और पॉपुलेशन के घटने पर, डिक्रीज होने पर हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। अब आगे आपका सीजन एंड वेदर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड में सेकंड हो गया सीजन एंड वेदर। या द सीजन एंड द वेदर कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी मार्केट डिमांड को सीजन भी इफेक्ट करता है। कैसे, डिमांड फॉर द वार्म क्लॉथ इज मोर एट विंटर। डिमांड जो वार्म क्लॉथ की जाएगी, गर्म कपड़े की जो डिमांड की जाएगी, जैकेट्स की जो डिमांड की जाएगी, वो विंटर सीजन में ज्यादा की जाएगी एज कंपेयर टू द अदर सीजन। दूसरे सीजन के कंपेयर में, यानी समर के कंपेयर में, रेनी सीजन के कंपेयर में, विंटर सीजन में वार्म क्लॉथ की जो डिमांड होगी वो बढ़ी भी होगी, इंक्रीज होगी, इवन एट द हायर प्राइस। यदि उसके प्राइस हायर भी होंगे तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी। कब, विंटर सीजन में, किस चीज की, वार्म क्लॉथ की।
और डिमांड इंक्रीज ऑफ कॉटन क्लोथ की डिमांड कब होती है? समर सीजन में। अम्ब्रेला एंड रेनकोट इन रेनी सीजन। इस तरह से सीजन के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। डिटर्मिनेंट्स कौन सा हुआ? सीजन एंड द वेदर। इसका इफेक्ट कैसे हुआ कि विंटर में हमारी वार्म क्लॉथ की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, और जो कॉटन क्लॉथ की होगी जो किसमें होगी? वो समर सीजन में। अम्ब्रेला और रेनकोट की कब होगी? रेनी सीजन में। इसलिए सीजन एंड वेदर भी हमारा क्या हुआ? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट प्राइस। यानी ये फैक्टर भी हमारा क्या करता है? उसको इफेक्ट करता है। अब लास्ट आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किसी कंट्री की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंट्री का, यानी क्या होगा? कंट्री में लगभग सभी व्यक्ति की इनकम जो होगी वो इक्वल होगी, तो क्या होगा? देन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर। तो वो मार्केट डिमांड कैसी होगी? ज्यादा होगी। यदि इक्विटेबल हुई तो ज्यादा होगी। और हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, इक्वल है तो क्या होगा? हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। और अनइक्वल है, कोई पीपल क्या है? पीपल आर आइदर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। यानी फिर हमारी जो मार्केट डिमांड होगी वो कम होगी। तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं। यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप देखते हैं यूएसए वगैरह में, बाहर की कंट्री में क्या होता है, जो वहाँ की इनकम होती है सबकी हायर होती है, और मोस्टली सबकी अच्छी इनकम होती है। तो वहाँ पर क्या होती है? जो डिमांड होती है कमोडिटी की, डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर। तो वहाँ पर क्या होती है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर, ज्यादा होती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड। हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, जैसे आप इंडिया में देखते हैं, कुछ पीपल्स तो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, कुछ पीपल बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो वहां पर क्या होती है? अनइक्वल जो इनकम होने के कारण क्या होता है? मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर। क्लियर? यदि हमारी इवन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल है, इक्वल होने के बाद क्या होता है? हमारा डिमांड बढ़ेगी। और यदि अनइक्वल है तो हमारी डिमांड घटेगी। क्लियर है? यहाँ पे इनकम ले लो, यहाँ डिमांड, यहाँ पे क्या लेंगे हम? इसे इक्वल। इक्वल है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अनइवन है यानी अनइक्वल है तो क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है? I hope you enjoy this topic. So thank you everyone. I hope you understood everything. If you are having any doubts, you can ask in the comments and I will see you in the next video. Bye bye.